जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के भाग की, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी स्तर की जीके हो, चाहे अब वो यूपीपीएससी से संबंधित हो, चाहे वो ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, हर तरीके के परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए आज इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाग है क्या। तो आप जानते होंगे कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से जो कुछ अनुच्छेद जो हैं क्रमशः किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बनाए गए हैं। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक को भाग की संज्ञा दे दी गई है। जैसे कि भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद जो भी हैं, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे भाग हो संविधान के, चाहे अनुच्छेद हो या फिर अनुसूचियाँ हो, सभी में ही पहले अनुच्छेद 1 भाग 1 प्रथम अनुसूची सभी में संघ और राज्य क्षेत्र की ही बात की गई है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब हम समझेंगे भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है। नागरिकता संघ की बात कर ली, अब संघ बन गया, राज्य बन गए, तो अब इसमें कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। तो नागरिकता के बारे में बात करेंगे। इसमें नागरिक आ गए, और नागरिकता यानी कि वो कैसे भारत के नागरिक बन पाएंगे, ये जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बताया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार, जब नागरिक रह रहे हैं तो नागरिक क्या अपेक्षा करेंगे देश से कि उन्हें कुछ अधिकार दे दिए जाएं। तो नागरिकों को मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, क्योंकि जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया, किस भाग में रखा गया, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। मूल अधिकार जो है हमारे, वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो अगर पेपर में प्रश्न आता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप सही उत्तर टिक करेंगे यूएसए, अमेरिका से। भाग 4 है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, और इनकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, अब नागरिकों को देश से अधिकार मिल गए, तो वो राज्य से या फिर केंद्र सरकार से अपेक्षा करेंगे कि उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं जो कि उनके लिए कल्याणकारी हों। तो नीति निदेशक तत्व में क्या बताया गया है कि राज्य और केंद्र जो हैं नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना बनाएंगे, राज्य को निर्देश देंगे कि उनके लिए नीतियां बनाएं। तो भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसको अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है। अब हम बात करेंगे भाग 4 का। इसमें का लगा है, तो अगर किसी भाग के पीछे का लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि वो उसको बाद में संशोधन के बाद जोड़ा गया है। जैसे कि इसको एक का लगा है, तो इसको अनुच्छेद 51 का में रखा गया, और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ तत्कालीन, लेकिन वर्तमान में रूस के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ तक हमने समझ लिए भाग 1 से लेके भाग 4 तक। आइए इसको एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भाग 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 संघ और राज्य क्षेत्र के बाद कौन इसमें रहेंगे? नागरिक रहेंगे, तो नागरिकता की बात करता है। भाग 3 में मूल अधिकार है, यानी कि नागरिक क्या अपेक्षा करेंगे देश में रह के कि उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं। कितने अधिकार थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब उन्हें अधिकार मिल गए हैं, तो अब वो क्या अपेक्षा करेंगे कि उनके कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाएं। तो इसमें उनके लिए निर्देश दिए गए हैं राज्य के लिए कि क्या निर्देश होंगे, किस आधार पर वो अपनी नीतियाँ बनाएंगे। तो यहाँ से अच्छा एक प्रश्न और बता दो, मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, यानी कि अगर अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व के लिए सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि इसमें मूल अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निदेशक वाद योग्य नहीं है, इस तरीके से। यानी कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निदेशक वाद योग्य नहीं है। यानी कि मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी। जो
सन 1976 में जब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इनकी संख्या थी 10। लेकिन सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद इसमें 11वें मूल कर्तव्य को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है, ये भी अवश्य याद रखना है आपको। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं भाग 5। तो भाग 5 से लेके भाग 10 तक को हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि भाग 5 में जो है 5 से लेके 10 तक प्रशासन के बारे में बताया गया है कि संघ, राज्य, इन सब में प्रशासन किस प्रकार से किया जाए। तो भाग 5 में कार्यपालिका यानी कि संघ में किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, इसके जो अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक है, यानी कि सबसे बड़ा भाग यही माना जाता है। लगभग इसमें 100 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत जो अध्याय 1 है जैसे कार्यपालिका, इसका वर्णन 52 से 78 तक किया गया है। अध्याय 2 में संसद, जिसका वर्णन 79 से 122 तक है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं 1, 2, 3, यानी कि अनुच्छेद 123। इसको अवश्य याद रखना है आपको, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में, 5वां भाग है ये। संघ की न्यायपालिका यानी कि देश के उच्चतम न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। तो संघ के जो भी पदाधिकारी होंगे वो भाग 5 में यानी कि संघ की सरकार में आएंगे, तो संघ की कार्यपालिका। भाग 6 जो है आपका वो राज्य की बात करता है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से पदाधिकारी होंगे। तो ये जो अनुच्छेद है ये 152 से 237 तक है। और राज्य सरकार का वर्णन जो है राज्य, तो इसमें 152 में इसकी परिभाषा दी गई है राज्य की। अध्याय 2 में जो कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 153 से 167 तक है, यानी कि राज्यपाल और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें। भाग 3 में विधानमंडल जो है 168 से 212 तक है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगे। विधानमंडल सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, दिल्ली और पुडुचेरी में। लेकिन वर्तमान में जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन अब उस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब वहाँ पे विधान परिषद नहीं रही। तो विधान परिषद भी 6 राज्यों में ही, विधान परिषद 6 राज्यों में है। और आप मुझे अब कमेंट करके थोड़ा सा मेहनत करके देख के बताइएगा कि विधान परिषद जिन राज्यों में है उनके नाम कमेंट में लिखिएगा। भाग 6 का अध्याय 4 जो है, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ दी गई, यानी कि राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। और ये है 213 यानी कि अनुच्छेद 213। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अलग से पेपर में। अध्याय 5 है, इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है, और ये अनुच्छेद 214 से 232 तक है। अध्याय 6 जो है वो अधीनस्थ न्यायालय है, इसमें अनुच्छेद 233 से 237 तक, यानी कि 233 से 237 तक। भाग 7 जो है, इसमें प्रथम अनुसूची के भाग 6 खा के जो अनुच्छेद 238 में उसके राज्य थे। पहले क्या था, जब मूल संविधान बना था तो राज्यों को ABCD इस तरीके से बांट दिया गया था। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था फजल अली आयोग वाला, उसके बाद क्या हुआ, जो 20 अनुसूची के जो भाग थे, भाग में जो भी राज्य थे उनको हटा दिया गया, यानी कि 7वां संविधान अब नहीं है, हट चुका है। 7वां भाग को अब संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है। अब हम भाग 8 की बात करेंगे। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। देखिए हमने 5 में संघ की बात कर ली, 6 में हमने राज्य की बात कर ली, 7वां तो हट चुका है। 8 में अब संघ राज्य के बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी। और ये है अनुच्छेद 233 से 239 से 242 तक। ये आपको याद रखना है। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली का वर्णन अनुच्छेद 239 में ही है, याद रखिए, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली को लेके, इसलिए। भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतें हमने इसमें जो शासन है, देखिए संघ राज्य क्षेत्र, तो अब किसकी बात करेंगे, स्थानीय शासन की। स्थानीय शासन पहले रूरल लेवल पे यानी कि ग्रामीण स्तर पे, तो भाग 9 शहरी स्तर पर। भाग 9 का नगर पालिका में, और 9 खा में सहकारी समितियों की बात की है। इसके अनुच्छेद अलग से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है आपको।
भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक हैं, और इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। नगर पालिकाएं जो कि 9 कामें हैं, इसको 243 से 243 तक रखा गया है, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में इसे भी स्थापित किया गया था। भाग 9 खा, इसमें सहकारी समितियां हैं, जिसे 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया है। काफ़ी बाद में आया और इसी से अक्सर प्रश्न अब ज़्यादा बनने लगे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना। और इसके अनुच्छेद जो हैं ZH से ZT तक है। भाग 10 है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 244 से 244A। तो हमने 5 से 10 तक देख लिए। अब हम देखेंगे भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध भी 2 तरह के हैं, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध जो है अनुच्छेद 245 से 255 तक दिए गए हैं, और प्रशासनिक संबंध जो है 256 से 263 तक दिए गए हैं। भाग 12 में बात की गई वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद की, जिसके अनुच्छेद 264 से 300 का तक हैं। तो इसमें वाद की बात हो रही है, यानी कि विधि की बात हो रही है। तो इसमें कुछ अध्याय जैसे वित्त की बात जो की गई है वो 264 से 291 तक की गई है। वित्त यानी कि जैसे कि अनुच्छेद 266 है, जिसमें क्या है, भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 है, जिसमें भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। और ये दोनों अनुच्छेद जो मैंने बोल के बताए हैं बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। 266, 267, तो ये क्या वित्त की बात है, इसलिए ये वित्त के अनुच्छेद हो गए। और वित्त आयोग कौन से में, अनुच्छेद 280 में। तो ये वित्त कहाँ से कहाँ तक है, वित्त के बारे में वर्णन 264 से 291 तक। आप इनको लिख लीजिएगा सुन के साथ साथ, तो आगे रिकॉल कर पाएंगे। अब बोरोइंग यानी कि ऋण लेने की बात हो रही है, तो 292 से 293 तक इसमें 2 ही अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, जिसका वर्णन 294 से 300 तक किया गया है। और चौथे अध्याय में है संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में, याद रखना 76 मत कर दीजिएगा, इसमें संविधान संशोधन 44वां है और सन 1978 है। इसके बाद इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के और कैसा अधिकार बना दिया है, विधि का अधिकार 300 का में इसको डाल दिया गया है। मैंने आपसे कहा था कि अभी मौलिक अधिकार जब बता रही थी, कोई संपत्ति के अधिकार के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में डाल दिया गया और अनुच्छेद इसका 300 का है, याद रखना है आपको। इसके बाद है हमारा भाग 13। भाग 13 में क्या है, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। भाग 14 में है अनुच्छेद 300 जो कि अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है, और ये बहुत पूछे जाने वाला भाग है, जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। ये सेवाएं भी इनको भी 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, 2 अध्याय हैं इसमें, जिसमें सेवाएं जो कि 308 से 314 तक दी गई हैं, और लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, वो 315 से 323 तक दिए गए हैं इसमें। फिर भाग 14 का, इसमें का लगा, यानी कि इसको संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, जोड़ा गया है। 323 से ए से 323 बी, इसमें अधिकरण दिए गए हैं। भाग 15 निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक किया गया। इसी में बताया गया है कि कौन कौन वोट डाल सकता है, वोट डालने के लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या अर्हताएं होंगी उनकी। और हाँ, मतदान के लिए जो उम्र होती है 18 वर्ष है, ये किस अनुच्छेद में बताई गई है, ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया है कई बार, तो इसके लिए अनुच्छेद है 326। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 324 से 329 है। और वोट की उम्र किस में बताई गई है, तो अनुच्छेद 326 में बताई गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो ये है अनुच्छेद 330 से 342 का तक। भाग 17 में राजभाषा दी गई है कि संघ की भाषा क्या होगी। वैसे तो हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी। आपको ये भी याद रखना है कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं। तो इसके बारे में चलो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 15वीं भाषा बनी थी। इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई सन 1971 में, जिसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, नमक
ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। इसके बाद सन 1992 में 3-4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको BDMS, बी से बोडो, डो से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या हो गई 22। 15 फिर 3 18, 18 और 4 22, तो 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया। तो केवल एक ही अनुच्छेद जब दिया जाए तो आप 343 पर टिक करेंगे। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इसमें वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में जब से स्वतंत्रता मिली है तब से अभी तक नहीं लगा है, और इनका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। बहुत पूछे जाने वाला है, याद रखना है आपको ये वाला अनुच्छेद। भाग 19 में प्रकीर्ण है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से प्रेरित है, तो दक्षिण अफ्रीका से, और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक दिए गए हैं। याद कीजिए, जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का जो दर्जा था वो अनुच्छेद 370 में था, तो विशेष उपबंध किस में आ गया? 369 से 392 तक, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर क्या है? विशेष राज्य नहीं, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये बताया गया है, और ये किस अनुच्छेद में? तो 393 से 395। एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। हम 10 तक तो देख चुके हैं। 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद बताए गए हैं। 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम ये बताया गया है। इसके बाद भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 काम में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात प्रावधान है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इस तरीके से आप भाग पेपर में जो है ये मिलान करने के लिए आते हैं, तो इसको बार बार कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिएगा। देखने के बाद इसको बिना देखे पेन डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ भी आप भूलें तो फिर से वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आप इसको 4 से 5 बार देख लेंगे तो आपको ये भाग, इनके विषय और अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।